अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख मज़हर। आप देख रहे हैं SSAK न्यूज़। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। लोग जो है हमको किस रोगों से जो चल रहा है, जैसा कि अभी हमारे भाई बताए, हमारे सदर साहब ने बताया कि उसी तरह जम के हमको जो है आंदोलन करते हुए जो है एकता जो है आगे बढ़ के जो है आगे आंदोलन को लेकर जाएं। और दूसरी चीज के जैसा कि ये RSS गुरेज है ना, मुझे राम कहने से गुरेज है, क्योंकि हम एक ही अल्लाह के बच्चे हैं और एक ही है अल्लाह पाक है। तो अभी जो आपने देखा होगा कि बीजेपी अगर बॉर्डर पे चाइना बॉर्डर के ऊपर जब इनसे मसला नहीं संभाल पा रहे थे, वहां पे हर आर्मी हर रेजिमेंट वहां पे जाके आई, किसी रेजिमेंट से वो नहीं संभला तो वहां पे आगे बॉर्डर पे गोलियां खाने के लिए सिख रेजिमेंट को भेज दिया कि जाओ आप लड़ो। अगर बॉर्डर के ऊपर एक सिख खड़ा, वो तो देशभक्त है। अगर उसी का पिता अपने हक मारने के लिए दिल्ली के दरवाजे पे खड़ा है, वो आतंकवादी है। ये दोहरी राजनीति अमलन वो करने के लिए आए ताकि जो है इसको अवामी बेदारी में और इसको जो है किसान बाग और जो है जैसे आपने जो है मिलियन मार्च किया था, मिलियन जो है आपने जो है सिग्नेचर्स ली थी, इसी तरह से इसको इस मूवमेंट बनाए और आवाम को इसके अंदर शामिल करें। और वो किसान हो क्या ना हो, किसान आए क्या ना आए। वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। आप कितना भी मंसूबा जो है नापाक मंसूबे मजलूमीन के लिए बनाइए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके साथ है। पहले मैं एक चीज से ना इत्तेफाकी करना चाहता हूँ कि ये किसान मूवमेंट बोल के मत चलाइए सर, सिख कम्युनिटी से भी बिलोंग्स मत करिए, क्योंकि अब तक जो हमारे वजीर आजम साहब और जो है वजीर दाखिला साहब जो है ना, इन्होंने तोड़ने का ही काम करे। अगर आप किसान बोले तो ये सिर्फ तहरीक किसान तक महदूद हो जाएगी, ये हर घर के बगोने और हर घर के बावर्ची खाने की बात है। तो मैं आप लोग मेरे से बड़े लोग और तजुर्बेकार लोग और ज्यादा पढ़े लिखे काबिल लोग हैं, कुछ बोलना तो मैं मुनासिब ना समझूंगा। इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम रखना है। जब इनको बॉर्डर पे जरूरत पड़ती तो सिख कम्युनिटी को इस्तेमाल किया जाता है। मेरे भाई से पहले मेरे बोल चुके हैं, अब वही सिख कम्युनिटी को दिल्ली में मारा जाता है, वहां पे शहीद का दर्जा दिया जाता है। अब आप दिल्ली में क्या दर्जा देंगे वो बताइए आप। तो अब मैं यही इल्तिजा करूंगा और यही मारूजा रखूंगा कि इत्तेहाद और इत्तेफाक बरकरार रखे और ये तहरीक को सिख कम्युनिटी और किसान मूवमेंट बोल के मत चलाइए। ये हर घर का, हर हिंदुस्तानी के घर का मामला है, सिर्फ 85% नहीं, 150 करोड़ हिंदुस्तानियों का घर का मामला है। तो हम आपको इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ, मंसूबा बंदी के साथ, अगर हम किसी सियासी तहरीक को साथ रहे तो इन्हों निफाक पैदा करेंगे। हम जो इश्तिराक में है उसका शीराजा बिखेर देंगे। रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत दोनों का यही मंसूबा है कि तहरीक को कमजोर करना, तहरीक को दबाना और तहरीक को खत्म करना, तहरीक को कुचलना, खास तौर से मरकजी हुकूमत का यही मंसूबा है। बस इससे ज्यादा क्या बोलूं। जज़ाकल्लाहु खैर। कमेटी के तमाम ही अरकान और जमातें यहाँ मौजूद है। अलीम खान फल्की साहब से मैं जरा कुछ ज्यादा सुनना चाह रहा था, मगर वो डंडी मार कर शायद नाश्ता बराबर नहीं थे, क्योंकि सोशल रिफॉर्म पर हम सब जानते हैं कि शादी ब्याह को सादगी से करने का जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट में वो मुस्तकिल लगे हुए हैं। वो भी जॉइंट एक्शन कमेटी का बहरहाल एक हिस्सा है। इसी तरह उस्मान नगर के हमारे साथी आए हैं, HIU के इमरान सत्तार मुजाहिद हैं और फिर अकील कुरैशी साहब हैं। ये सारे समझिए के अहबाब आए हैं और इसमें आम आदमी पार्टी की वो सभी जमातें मौजूद हैं। फर्दन मैं सबके नाम नहीं ले सकता। बहरहाल जॉइंट एक्शन कमेटी आज यहाँ, जैसे मैंने इब्तिदा में बताया कि 14 दिसंबर को NRC के लिए यही इजलास हुआ था और यहाँ जॉइंट एक्शन कमेटी का क़याम गालिबन यही कोई वक्त होगा जो हम रेजोल्यूशन लाए थे, तो 1 मिलियन मार्च का। तो जॉइंट एक्शन कमेटी को बनकर 1 साल हुआ और मक्का मस्जिद के इशू, मसाजिद के इशू पर और दूसरे बहुत सारे इश्यूज पर जॉइंट एक्शन कमेटी ने बड़ी मजबूती से काम किया। 1 मिलियन सिग्नेचर कैंपेन समझिए कि डेमोक्रेटिक समझिए कि राइट के तौर पर हमने
इस स्टेट में हासिल की हैं और ये कि वक्फ की ज़मीन को स्टेट गवर्नमेंट गाजिबाना कब्जा करके बैठी हुई है। मैं समझता हूँ हमारे सिख जिम्मेदार कायदीन और दूसरों तक उनके मौका नहीं है, लेकिन एक बात आपको बता दूँ कि सेक्रेटेरिएट बन रहा है। जिस तरह पार्लियामेंट बन रही तो चीफ मिनिस्टर साहब फौरी एक लेटर भेजा दिए कि साहब ये पार्लियामेंट जो बन रही है हम उसका वेलकम करते हैं। तो पार्लियामेंट बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई समझ में नहीं आया। उसी तरह सेक्रेटेरिएट भी क्यों बनाने की ज़रूरत आई समझ में नहीं आया। लेकिन सेक्रेटेरिएट में 2 आबाद मस्जिदें और एक छोटी समझिए कि मंदिर थी, उसको गिरा दिया गया और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना उस पर कब्जा कर ली। अभी मेरे सतपाल सिंह खालसा कह रहे थे, मैं बात तो आखिर में करूंगा लेकिन कुछ बातें आ गई बीच में, इस वास्ते थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि भाई MIM को आना चाहिए, फला को आना चाहिए, कांग्रेस को आना चाहिए। हमने आज के इजलास को पॉलिटिकल पार्टी से बहरहाल बचा कर रखने की कोशिश की और ये कि सतही तौर पर एक इन्विटेशन बहरहाल समझिए कि उनको टेलीफोनिक इन्विटेशन दे दिया गया, लेकिन हम इस मूवमेंट को सियासत से बचा कर रखना चाहते हैं। अब जहाँ तक कि MIM का ताल्लुक है, मस्जिदें गिर गई तो MIM TRS के साथ खड़ी हुई थी। कुरान जो समझिए कि बहरहाल क्योंकि बहुत सारा तारीख का जिक्र आया है तो कुरान की बेहुरमती हुई, कुरान को गार्बेज में फेंक दिया गया। शेम उसके बाद भी MIM TRS के साथ खड़ी हुई नजर आई। तो बड़ा पॉलिटिकल सिचुएशन ये है, लेकिन हम जो दबाव डालना है वो डाले हैं और ये कि अगर ये हुकूमत नहीं ठीक होती है किसानों के ताल्लुक से, बहरहाल जैसे कि कहा गया कि इस सीट पर आए, यहाँ कोई किसान मूवमेंट नहीं है। TRS ने एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया है किसानों का, लेकिन यहाँ के किसानों के भी बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे डिटेल में हम नहीं जा सकते कि कौन से किसान को। मैं हालांकि पैडी के मामले तेलंगाना बहुत डेवलप पूरा एग्रीकल्चर को भी जो सो अपने हाथ में लेने का पॉलिसी है और पब्लिक को क्या जरूरत है वो प्रोड्यूस नहीं होता। हेलो और पब्लिक और किसानों के साथ जो कारपोरेट कंपनी का जो बिजनेस होता उसको तुम कोई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, या क्यों कोई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी क्या है, जो फर्टिलाइजर है आगे चलते एग्रीमेंट कर लेते, एग्रीमेंट को कोर्ट में तुम चैलेंज नहीं रखते। अब क्या बोला पुलिस को उनको जमीन लेने का जो सो उनको चांस नहीं देते। अरे आप कैसा, उनको जो सो खर्चे में चले गया था किसान, एक बार खर्चे में चले गया रेट। हाल ही में जो दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है उसका तो बहुत ही इंसाफ के लिए लड़ाई है। ये तो इंसानियत के नाते वो लड़ाई है, ये सिर्फ किसानों का नहीं हम सब लोगों का लड़ाई है। किसान ये चाहते हैं जो 3 कानून सरकार ने लाया उसको रद्द किया जाए। ये 3 कानून में एक जो है हिंदुस्तान में जहाँ भी हो वो जाके किसान का जो फसल है उसको खरीद सकते हैं। दूसरा जो है किसान के साथ वो एग्रीमेंट बना के जो उनके साथ किसान जो उनको जो उगालते हैं उसके ऊपर उनका हक बनता है। तीसरा जो है जितना चाहे उतना वो स्टोर करके जब चाहे तब बेच सकते हैं। ये तीनों की वजह से हिंदुस्तान की पूरा एग्रीकल्चर के ऊपर उनका ख्वाब आएगा, उनका जो है पावर आएंगे और ये हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है। 1-2 कंपनी पूरा हिंदुस्तान की ज़राअत के ऊपर हुकूमत चलाएंगे, इसको अपने काबू में रखेंगे तो जब चाहे तब वो लोग जो पैदा करना है, जिसका दाम क्या होना चाहिए वही लोग तय करेंगे। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है और इसको रोकना बहुत ही ज़रूरी है और पूरा किसान ये चाहते हैं इसको रद्द किया जाए और रद्द करके अभी जो है
किसानों को जो उन्हें जो उगालते हैं उनके लिए एक अच्छा दाम मिले, ये चाहते हैं। और इसके लिए सरकार जल्द से जल्द कोशिश करना चाहिए। अगर एग्री प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ बनाना चाहते हैं, वो बेरोज़गार नौजवानों को इसमें मौका मिलना चाहिए, लेकिन बड़ा कंपनीज़ को इसको ले आने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो आटा बनाते, पैकिंग करके बेचते, ये किसी अगर बेरोज़गार नौजवान को दे दीजिए ये काम। ये अगर कोई राइस मिलिंग बनाते हैं, हल्दी का कुछ पाउडर बना के बेचते हैं, ये छोटा इंडस्ट्रीज़ बना दीजिए, नौजवान लोगों को दे दीजिए। इसके ऊपर इतना बड़ा कंपनीज़ की कंट्रोल कोई ज़रूरी नहीं है। और पूरा एग्रीकल्चर के ऊपर इन लोगों का 1-2 कंपनीज़ का कंट्रोल बनेंगे तो दाम वो अभी तय करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे आवाम के लिए भी। तो इसीलिए 3 रद्द किया जाए। और जो किसान चाहते हैं एक नई तरीके से फार्म बिल्स, फार्म एक्ट्स बनाना भी ज़रूरी है। हम ये बताना भी चाहते हैं, जो किसान, गरीब किसान दिल्ली में इतना ठंड में बैठकर पूछ रहा, वो इंसाफ है। वो लोग चाहते हैं हम जो इतना मेहनत करके इतना धान उगालते हैं तो उसके ऊपर हमारा हक बनना ज़रूरी है। किसी कंपनी को इसके ऊपर हक देना अच्छा नहीं है। और जो किसान का डिमांड है उसके साथ हम सब लोग जुड़कर रहना चाहिए। अगर वो जीतेंगे तो हम लोग सब लोग जीतेंगे। क्यों बोले तो खाना हमारे लिए भी ज़रूरी है, तो उसका जीत हमारा जीत होंगे। सब मिलकर लड़ेंगे, सब मिलकर इंसाफ के लिए एक साथ जुड़कर काम करेंगे। चाहते हैं दिल्ली की मदद में हमारा भी प्रोग्राम यहाँ होना चाहिए। और हमने ये फ़ैसला किया कि एक छोटा सा सब कमेटी बना दिए और सब कमेटी मिलके, और मुस्ताक मालिक साहब के सदारत में सब कमेटी बैठेंगे। सब लोग इसके ऊपर बातचीत करके हमारा आगे प्रोग्राम जो दिल्ली किसानों की मदद में होगा तो उसको तय करेंगे हम सब लोग मिलकर। कमेटी की जानिब से आज मीडिया प्लस पर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसान ऑर्गेनाइजेशंस, दलित ऑर्गेनाइजेशंस, सिख ऑर्गेनाइजेशंस, दीनी मिल्ली जमातें, उलमा, मशाइखीन और मज़हबी जमातों को कॉल किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मज़हबी जमातें दीनी जमातों के साथ, समझिए कि जॉइंट एक्शन कमेटी की पूरी जमातें मौजूद हैं, सिख एजुकेशन सोसाइटीज़ के नुमाइंदे मौजूद हैं, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गौलीगोड़ा जिसके तहत रियासत के 27 गुरुद्वारे काम करते हैं, वो कमेटी के सरबराह भी आज यहाँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। ये मसला, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मसला सिख और समझिए कि साहब मुसलमान का या दलित का मसला नहीं है, ये मसला किसान का मसला है, ये मसला हिंदुस्तान का मसला है और ये हर घर का मसला है, क्योंकि किसान का मसला हर घर के हांडी से जुड़ा हुआ है। इस मसले को मजहबी ऐनक लगाकर या मजहबी दूरबीन लगाकर न देखा जाए। अफसोस की बात है कि मरकज़ी हुकूमत मज़हब की बुनियाद पर लोगों को बांटने का काम कर रही है। लोगों को समझिए कि साहब खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइनी, फलां की बातें समझिए कि की जा रही हैं, जो अफसोसनाक बात है। मुसलमान जब NRC NPR के लिए गैर मुस्लिमों के साथ बाहर निकला, उस वक्त कहा गया कि ये टेररिस्ट हैं, ये फलां हैं। अब आज सिख समझिए कि हमारे सिख भाई ज़्यादा तादाद में हैं, किसान हैं वो पंजाब से, हरियाणा से, तो उनको कहा जा रहा है कि खालिस्तानी है। मुल्क इस तरह चलाया नहीं जा सकता, इससे मुल्क की तरक्की का नुकसान होगा। मुल्क को समझिए जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने बेचा था, एडवानी, अदानी और अंबानी को मुल्क को बेच रहा है, और ये हिंदुस्तानी होने नहीं देंगे। शुक्रिया। किसान बाग बनाने का हम गौर कर रहे हैं, अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, हो जाएगा।